नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में। इन दिनों सियासत का यह अखाड़ा घमासान का सबब बना हुआ है। मौसम के तल्ख तेवरों के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। फिलहाल आज हम आपके लिए लाए हैं अलग अलग लोकसभा सीटों की ताजा और गर्मा गर्म चुनावी चर्चा। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीतियों की, राजनीतिक दलों की चुनौतियों और जनता जनार्दन की अपने नेताओं से उम्मीदों की। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा। तो चुनावी अखाड़ा में अब सबसे पहली रिपोर्ट की बात करते हैं। सीएम योगी प्रचार के मोर्चे पर पूरे जोश के साथ डटे हुए हैं। वो यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में ताबड़तोड़ रैलियां और सभाएं और रोड शो कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में योगी के प्रचार के पीछे क्षत्रिय बाहुल्य जिलों में बीजेपी की खास रणनीति है। दरअसल रूपाला के बयान से भड़की आग शांत नहीं हुई है। एटा, मैनपुरी और फिरोजाबाद में योगी गरजे। मैनपुरी में सपा के साथ कांग्रेस पर भी उन्होंने जमकर तीखे वार चलाए। ये रिपोर्ट के माध्यम से आप समझिए। प्रचार के मोर्चे पर सीएम योगी ताबड़तोड़ सभाएं और कर रहे रोड शो। क्षत्रिय बाहुल जिलों में रणनीति के तहत कार्यक्रम जारी। राजपूतों पर रूपाला के बयान से भड़की आग शांत नहीं। मैनपुरी में सपा के साथ कांग्रेस पर करारा हमला। एटा, मैनपुरी और फिरोजाबाद में गरजे योगी। लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। गुजरात से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के राजपूतों पर दिए गए बयान से भड़की आग शांत नहीं हुई है। बीजेपी को जो नुकसान होना था वो हो चुका। फिलहाल ठाकुर वोटों की दिशा तय करने के लिए भाजपा तर्कश के सभी भावात्मक तीर चला चुकी है, लेकिन क्षत्रिय समाज भाजपा को प्राण जाई पर वचन न जाई के इरादे पर अटक है। ऐसे में मैनपुरी में बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह के समर्थन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया। इस दौरान बुलडोजर पर खड़े होकर कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी का स्वागत किया। जहां से सीएम योगी का रोड शो गुजर रहा था, लोग अपने अपने घरों से ही फूलों से सीएम योगी का स्वागत कर रहे थे। इस दौरान सीएम योगी मुस्कुराते हुए नजर आए और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। आपको बता दें कि सीएम योगी एटा, मैनपुरी और फिरोजाबाद में गरजे। माना जा रहा है कि इन जिलों में उनकी चुनावी कार्यक्रमों का मकसद क्षत्रियों के नाराजगी की टोह लेकर बीजेपी के प्रति नाराजगी दूर करना था। सपा के साथ ही उनके निशाने पर कांग्रेस रही। सीएम योगी ने कहा, मैनपुरी के लोग कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए सपा को हराएं। सपा और कांग्रेस का एक गठबंधन भारत को एक बार फिर से गुलामी के धकेलने की साजिश का हिस्सा है। इनके द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी हो देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगाकर उसको अल्पसंख्यकों को बांटने की साजिश कांग्रेस और सपा के द्वारा एक और करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। तो दूसरी ओर इनके द्वारा देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए गौ हत्या को प्रश्रय देने के कुत्सित चेष्टा भी कांग्रेस कह रही है, हम करेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस बार मुद्दों की जगह सत्ता और दल में जातीय भागीदारी की जंग ने ले ली। आपको बता दें कि लोकसभा के लिए टिकट बंटवारे के दौरान क्षत्रिय आक्रोश की जमीन तैयार हुई। यूपी के गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह की जगह अतुल गर्ग को टिकट देने के साथ क्षत्रिय समाज ने विरोध पंचायतों का आयोजन शुरू किया। सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम और मुजफ्फरनगर के सांसद डॉक्टर संजीव बालियान के बीच बयानों के तीर चलने से राजनीतिक परिस्थितियां लगातार तल्ख होती गईं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
तो चुनावी अखाड़ा में अब बात करेंगे अगली रिपोर्ट की। राजस्थान के 29 साल के श्याम रंगीला लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी की वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने जा रहे हैं। वो इस सप्ताह के अंत तक वाराणसी पहुंचकर पीएम मोदी के खिलाफ पर्चा दाखिल करेंगे। श्याम रंगीला ने सोशल साइट एक्स पर ऐलान किया है कि वह वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। काशी के रण में रंगीला, लोकसभा चुनाव में श्याम रंगीला ने ठोकी ताल। पीएम मोदी के सामने चुनाव लड़ने का किया ऐलान। राजनीति आजमाने जा रहे कॉमेडियन श्याम रंगीला। राजस्थान के श्री गंगानगर के रहने वाले कॉमेडियन श्याम रंगीला वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजकल के समय में राजनीति कॉमेडी की तरह चल रही है, इसलिए मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आपको बता दें कि वाराणसी से कांग्रेस ने अजय रॉय को टिकट दिया है, जबकि बसपा ने सैयद नियाज अली को मैदान में उतारा है। मोदी की मिमिक्री कर चर्चा में आए श्याम रंगीला। कॉमेडियन श्याम रंगीला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज और उनके स्टाइल में बोलने के लिए काफी मशहूर हैं। वो कुछ सालों पहले पीएम मोदी की मिमिक्री कर चर्चा में आए थे। हालांकि बाद में उन्होंने पीएम मोदी को समर्थन दे दिया था। कॉमेडियन श्याम रंगीला ने द ग्रेट इंडियन लॉफ्टर चैलेंज में प्रदर्शन किया था। रंगीला के वाराणसी से चुनाव लड़ने की वजह। श्याम रंगीला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपने वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इस वीडियो में श्याम रंगीला ने बताया कि जैसे सूरत में हुआ, इंदौर में हुआ, वैसे वाराणसी में ना हो, इसलिए मैंने वाराणसी से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि सूरत लोकसभा सीट पर कांग्रेस समेत कई अन्य उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हो गया। वहीं इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने नामांकन के बाद अपना नाम वापस ले लिया। इस तरह दोनों सीटों पर भाजपा उम्मीदवार के जीतने की राह साफ हो गई है। श्याम रंगीला का कहना है कि ऐसा वाराणसी में ना हो, इसलिए उन्होंने वाराणसी से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कौन है श्याम रंगीला? श्याम रंगीला उर्फ श्याम सुंदर का जन्म राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गांव मानकथेरी में हुआ। उनके पिता जवाहरलाल एक किसान हैं। खेती के साथ कई परेशानियों के कारण उन्होंने 2013 में गांव छोड़ दिया, एक नए गांव में शिफ्ट हो गए। रंगीला का परिवार श्री गंगानगर जिले के रायसिंह नगर शहर के मोकामा वाला गांव में रहता है। श्याम रंगीला ने सूरतगढ़ से 12वीं की पढ़ाई की। 2012 से 15 तक जयपुर में एनिमेशन कोर्स किया। श्याम का बचपन से ही कॉमेडियन बनने का सपना था। स्कूल कॉलेज के दिनों में कॉमेडी किया करते थे। मोदी राहुल की मिमिक्री कर चर्चा में आए श्याम रंगीला। कई बार विवादों में फंस चुके हैं श्याम रंगीला। श्याम रंगीला स्कूल और कॉलेज के दिनों से ही कॉमेडी किया करते थे और लोगों की मिमिक्री करने में उन्हें महारत हासिल है। इसी काबिलियत की वजह से श्याम रंगीला द ग्रेट इंडियन लॉफ्टर चैलेंज टीवी शो तक पहुंचे और इसी शो से वो देश के घर घर में पहचाने गए। पीएम मोदी की मिमिक्री करने के चलते श्याम रंगीला कई बार विवादों में भी फंस चुके हैं। साल 2021 में श्याम रंगीला ने एक पेट्रोल पंप पर पीएम मोदी की मिमिक्री करते हुए एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो में श्याम रंगीला ने देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर तंज कसा था। इस वीडियो पर खूब विवाद हुआ था। बीते साल पीएम मोदी जंगल सफारी पर गए थे। इसके बाद श्याम रंगीला ने भी जयपुर के झालाना के जंगल में पीएम मोदी की नकल करते हुए वीडियो बनाया था। इस वीडियो में श्याम रंगीला ने पीएम मोदी की नकल करते हुए एक नीलगाय को चारा खिलाया, जो कि रिजर्व के नियमों के खिलाफ था। इस मामले पर खूब विवाद हुआ और आखिरकार श्याम रंगीला को माफी मांगनी पड़ी थी। स्पेशल डेस्क, के-न्यूज़, इंडिया।
लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर अब तेज हो गया है। प्रचार के मोर्चे पर डटे पीएम मोदी और राहुल गांधी एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के जहीराबाद की रैली में कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो 55% विरासत कर लगा देगी। अगर कांग्रेस सरकार बनी, कांग्रेस ऐसा टैक्स लाने वाली है कि अब आपने जो कमाया है वो पूरा का पूरा आपके बच्चों को नहीं दे सकेंगे। आधे से ज्यादा 55% ये कांग्रेस ने वसूल करने की योजना बना ली है। इससे पहले पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के धाराशिव जिले की रैली में कहा कि विपक्षी गठबंधन बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो का सहारा ले रहा है। अब इनकी हालत ये है कि झूठ नहीं चलता है तो हमारे चेहरा उसको उपयोग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। ये फेक वीडियो बना रहे हैं। मोदी के भाषण को, मोदी की आवाज को उपयोग करके नई नई चीजें गढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इतनी कंगालियत पर पहुंच गई है, उसको पराजय का भय इतना सता रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के भिंड जिले की रैली में कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में लौटती है तो वो गरीबों, दलितों, एसटी और ओबीसी को अधिकार देने वाले संविधान को बदल देगी। राहुल गांधी ने संविधान की कॉपी हाथ में लेकर कहा कि इस बार का आम चुनाव दो विचारधाराओं की लड़ाई है। अमित शाह ने कहा है, बड़े बड़े नेताओं ने कहा है कि अगर चुनाव में जीत होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। और मैं आपको बताने आया हूँ, ये हिंदुस्तान की गरीब लोगों की आत्मा है, इसको कोई नहीं छूने वाला है। दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो इसको बदल सके। ये बीजेपी वाले सपने देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के लातूर की रैली में कांग्रेस पर फिर करारा वार किया। ये कांग्रेस पार्टी के शाही परिवार ने अपने बच्चों के लिए कौन सी विरासत छोड़ी? ढेर सारा पैसा, देश के प्राइम लोकेशंस की जमीनें, पावर और प्रिविलेज, और कांग्रेस पार्टी के शाही परिवार ने 6 दशक में देश को कौन सी विरासत दी? देश को विरासत में वो गरीबी के सिवा कुछ नहीं दे पाए हैं। अरे शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव। राहुल गांधी ने भिंड में कहा कि मोदी सरकार में केवल कुछ उद्योगपतियों को फायदा हुआ है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वो महालक्ष्मी योजना के जरिए करोड़ों महिलाओं को लखपति बनाएगी। अदानी को बिना मजदूरी, बिना कुछ लाखों करोड़ रुपए देते हैं तो कहते हैं देखो 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 विकास हो रहा है। गरीबों को पैसा दो तो हालत बिगाड़ रहे हो, और अरबपतियों को पैसा दो तो देखो विकास हो रहा है। तो हमने मन बना लिया है, 10 रुपए उनको मिलेंगे तो 10 रुपए आपको मिलेंगे, लाख रुपए उनको मिलेंगे तो लाख रुपए आपको मिलेंगे, करोड़ रुपए मिलेंगे तो करोड़ रुपए मिलेंगे, 1000 करोड़ मिलेंगे तो 1000 करोड़ मिलेंगे। जितना उन्होंने 10 साल में उनको दिया ना, हम आपको देने जा रहे हैं। तो ये हो गया पहला कदम। महालक्ष्मी योजना करोड़
महिलाओं को लाखपति बनाने वाली योजना। 543 सीटों वाली लोकसभा के लिए देश भर में 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, जबकि तीसरे चरण के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे। तो चुनावी अखाड़ा में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम महाराष्ट्र की सोलापुर सीट की चर्चा के बारे में दिखाएंगे आपको। ब्रेक के बाद चुनावी अखाड़ा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की सोलापुर सीट पर घमासान जारी है। यहां पानी की कमी और बेरोजगारी मुख्य मुद्दे हैं। आपको बता दें कि 2014 से बीजेपी का इस सीट पर कब्जा रहा है। यहां बीजेपी ने नए चेहरे के रूप में राम सातपुते पर दांव खेला है, जिनका मुकाबला कांग्रेस की उम्मीदवार प्रणीति शिंदे से है। प्रणीति शिंदे पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे की बेटी हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। महाराष्ट्र की सोलापुर लोकसभा सीट में जिले की 6 विधानसभा सीट शामिल हैं। 2014 से बीजेपी का इस सीट पर कब्जा है और बीजेपी ने इस बार एक नया चेहरा राम सातपुते को मैदान में उतारा है। सातपुते मालशिरस विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक हैं। कांग्रेस की उम्मीदवार प्रणीति शिंदे पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी हैं। प्रणीति शिंदे सोलापुर सिटी सेंट्रल सीट से 3 बार विधायक भी रह चुकी हैं। सुशील कुमार शिंदे खुद इस सीट से 3 बार सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस इस लोकसभा सीट को वापस लेने के लिए जमकर प्रचार कर रही है और पानी की कमी के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। The major issue in the city is lack of water. Earlier we would get water twice a day. Now it's come down to once in 7 days, and this is all because the BJP has not planned properly. Obviously, also the municipal corporation elections were due 2 years ago, which has been delayed. We don't know the reason why. So the local self-government elections all over the state have been delayed, and that's why there is no proper water audit or water planning, which is why the people of Solapur have to suffer because of this is all the BJP is doing. दूसरी ओर बीजेपी उम्मीदवार राम सातपुते पानी की कमी को कांग्रेस की देन बता रही हैं और उनका दावा है कि मोदी सरकार की जल परियोजना अगले 5 महीनों में पानी की समस्या को दूर कर देगी। यह पूरी तरीके से कांग्रेस का एक नैरेटिव पॉलिटिक्स है और मुझे सोलापुरकर को विश्वास देना है। 650 करोड़ रुपए की पानी की योजना मोदी जी ने यहाँ पर जो पैरेलल पाइपलाइन की जो योजना है, जो उजनी से लेकर सोलापुर में पानी लेकर आएंगे, इसका काम अभी जारी है। आने वाले 5 महीने में सोलापुर का पूरा पानी का सोल्यूशन जो है, पानी का जो तकलीफ है वो सॉल्व हो जाएगा। ये रहा सिटी का विषय। ग्रामीण इलाके में सोलापुर से लगा हुआ अक्कलकोट में वहां पर सिंचाई के लिए पानी लाने का काम मोदी जी ने किया। 40 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। वोटरों की मांग है कि यहां पर पानी की कमी का मुद्दा जल्द से जल्द हल किया जाए। सोलापुर में पानी नहीं, रास्ते अच्छे नहीं और युवा वर्गों को नौकरी भी नहीं, इसलिए IT पार्क आना पड़ेगा। वो 10 साल हुआ कुछ भी नहीं आया क्या। और यहाँ का जो हमारा खुद का या सोलापुर जिले का हमारा जो खुद का उजनी धरण है, वो हमारा खुद का होने के बाद भी यहाँ पे हम लोग को 8-8 दिन पानी के लिए राह देखना पड़ता है। और हमारा जो पानी यहाँ के सब बाहर के MLA जो है वो लेके जाते हैं। ऐसा है, यहाँ पे कुछ विकास नहीं है। इधर के जो युवा है जो पुणे मुंबई को रोजगार के लिए जा रहे हैं, इधर कुछ भी इंडस्ट्रीज नहीं है, कुछ भी जॉब नहीं, कुछ भी नहीं यहाँ पे। युवा बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा बता रहे हैं। उनका कहना है कि नौकरी की वजह से उन्हें मुंबई या पुणे की ओर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जॉब्स में बारे में तो चाहिए कंपनी थोड़ा चाहिए, नहीं बहुत कंपनी आने चाहिए। सब लोग क्या कर रहे हैं अभी, तो इधर डिग्री तो ले रही है, तो लेने के बाद क्या हो रहा है, कंपनी नहीं है, IT क्षेत्र नहीं है, कुछ MIDC में बहुत नए सारे कुछ कंपनी चाहिए। तो सिलेबस डिग्री खत्म होने के बाद जॉब ढूंढने के लिए मुंबई, पुणे, गुजरात ऐसा जाना पड़ रहा है। इधर अपने सोलापुर में IT पार्क मांगता है, MIT मांगता है, बहुत तरह की इंडस्ट्रियल पार्क मांगता है। अभी कुछ भी नहीं है। पहले बहुत इंडस्ट्रियल थे, कारखाने थे, मिल थे, सब बंद हो गए। सोलापुर में बीड़ी का कारोबार बड़े पैमाने पर होता है। जिले भर में बीड़ी बनाने की करीब 115 यूनिट हैं।
घर पर बीड़ी बनाने का काम करने वाली महिला श्रमिक ने उन समस्याओं के बारे में बताया जिससे उन्हें रोजाना दो चार होना पड़ता है। पहले बीड़ी बनाते थे, कारखाने में पगार देते थे, वो लेडीज के हाथ में आता था मैम। सब ना पगार किसी तरह से हम प्रयोजन करें ये सब लेडीज को पता चलता था, वो चला लेते थे। अभी ऐसा नहीं है मैम, बैंक खाते में आ रहे, उससे है ना घर में जो इंसान आदमी है उनको सब पता चलता है। सब ऐसा नहीं कि वो पैसे सब लाके देते, ऐसे इंसान भी है उसमें कटा कर हमारा मेहनत आदमी वो भी खर्च कर लेते। ऐसा होके बहुत सारे लोगों को तकलीफ बहुत हो रही है मैम। ये बीड़ी बनाते हम लोग, खर्चा करते आदमी लोग। You know, BD workers also took a big hit when Notbandi happened because they would be paid, they were getting paid once a week and they were getting cash, you know, and now they don't get that cash. So it's taken a big hit, and daily wage earners need that in their hand. And obviously Notbandi did not have the expected outcome that they expected. So I don't know why it was done. That's a big mystery. वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया था और AIMIM ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करने से मना कर दिया था। सोलापुर लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। तो हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।